समास, जिसे अंग्रेजी में हम कंपाउंड कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। समास शब्द जो है वो संस्कृत की अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने पर बना है। एक बार पुनः आप देख लेंगे, जो समास है यह शब्द अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने पर बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी कि जब आप परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया शब्द बना देते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। इसी आधार पर कहता है कि संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे दो शब्द दाल और रोटी है, इसे अगर आप छोटा करके लिख दें तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। दाल और रोटी को अगर आप समास पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं दाल रोटी, बीच में ऐसे डैश होगा। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है, क्या चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। अगर देखिए इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा आप लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? शब्द से आप पूर्व परिचित हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे श्याम, राम, कमल, ये सब क्या है? वर्णों का सार्थक मेल है और इससे बना शब्द है। जैसे वर्ण आपके पास क है, म है और ल, इन सभी को अगर हम मिला दें तो एक शब्द हमारे पास बन जाएगा कमल। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब पद किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। जब कोई शब्द किसी वाक्य में आता है और उस वाक्य को पूरा कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे श्याम बाजार जाता है, श्याम बाजार जाता है में श्याम क्या है? पद का कार्य कर रहा है। आगे देखिए, अभी आपने पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो यहाँ पे आपने देखा रस एक शब्द है, श्रेय दो शब्द है, भरा तीन शब्द है। यहाँ तीन शब्दों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया रस भरा। रस भरा जो नया शब्द है इसी को हम व्याकरण में समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। देखिए समस्त पद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे रस भरा, ये है नया शब्द, हमने समास की प्रक्रिया से एक नया शब्द बनाया रस भरा। और ये जो रस भरा है ये इसमें दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या है? रस, और उत्तर पद क्या है? भरा। अब देखिए समस्त, जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो उसके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो उसके पूर्व को, पूर्व यानी रस जो है इसमें, उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो भरा है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा जो है वो पूर्व पद है और शक्ति क्या है? उत्तर पद है। और पूर्व पद और उत्तर पद जब एक ही शब्द में दिखाई दें तो वहाँ पर क्या होता है? उसी को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। आगे देख लीजिए, जिन दो शब्दों के मेल से हमने बताया
कि समस्त पद बना हो उसके पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति में यथा जो है वो पहला शब्द आप कह सकते हैं या पूर्व पद कह सकते हैं, और जो शक्ति है इसे आप दूसरा शब्द या उत्तर पद कह सकते हैं। और ये इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है इसी को हम समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं या नया शब्द कहते हैं। समासिक पद की परिभाषा होती है कि समास करने के बाद जो एक शब्द बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं या नया शब्द कहते हैं। यानी समास करने के बाद जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, नया शब्द या समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। और समस्त पद में जो पूर्व पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो उत्तर पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। यानी समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से ही बनता है। अब समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठवां द्वंद्व समास। अब देखिए, आपको क्लास 12th में सिर्फ 3 समास का अध्ययन करना है। कौन कौन से समास हैं हम देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास आपको पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है और बहुव्रीहि समास पढ़ना है। तो इन तीनों का ही सिर्फ हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है। इस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। यानी इसका जो पूर्व पद होगा, जैसे यथाशक्ति यहाँ दिया है तो यथा क्या है, पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। तो इसका जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा। इस समास में समस्त पद अव्ययी बन जाता है। इसमें किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। वाक्य में प्रयोग करने पर इसका रूप नहीं बदलता है। जैसे ये तमाम आपको उदाहरण दिए गए हैं। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम अव्ययी भाव समास को समझने का ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से हम फिर इस के उदाहरण को आसानी से समझेंगे। अभी हम बस परिभाषा देख लेते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान का कार्य करता हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी तरह से कर्मधारय समास की परिभाषा आप देख लीजिए। जिस समास में उत्तर पद यानी जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, इसको भी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब देखिए, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है मगर पीला है अंबर जिसका, इससे ज्ञात होता है कि किसका पीला वस्त्र था। हमेशा जो पीला वस्त्र धारण करते थे वो कौन थे, कृष्ण थे। तो यह क्या है, इसमें न पूर्व पद प्रधान है यानी न पित्त प्रधान है और न ही अंबर प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा शब्द प्रधान है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अब इन तीनों को हम देखिए, अभी तक आपने परिभाषा देखा, परिभाषा आपको बुक में भी मिल जाएगी, परंतु अभी हम चर्चा कर लेते हैं पहले ट्रिक पर, फिर उसके बाद समझेंगे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। अब देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। आपने परिभाषा पढ़ा कि जिस समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि अव्ययी भाव समास को आप किस तरह से पहचानेंगे। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग क्या हो सकता है, यथा आए या प्र आए या प्रति आए, निर आए, आ, अन, भर, ये इन शब्दों को आप याद कर लेंगे। अगर ये कहीं भी किसी भी समास का पूर्व पद ये दिखाई देगा आपको, तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास को टिक कर देंगे। या जिसका पूर्व पद अत्यंत छोटा हो, जैसे कि आजन्म, आजन्म में जो पूर्व पद है वो क्या है, आ है, और जन्म क्या है, उत्तर पद है। तो आप जो है पूर्व पद है ये अत्यंत छोटा है और ये उपसर्ग भी है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। या तो
अव्ययी भाव समास में एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक ही शब्द दोहरा कर आता है, जैसे रातों रात, घड़ी घड़ी। एक ही शब्द जब 2 बार दिखाई दे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास टिक कर देंगे। अब देखिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग में क्या क्या दिख जाए आपको, यथा दिख जाए, प्र दिख जाए, प्रति दिख जाए, निर दिख जाए, आ दिख जाए, अन, भर, ये सभी के अगर शब्द दिख जाते हैं पूर्व पद में तो आप क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास पर टिक कर देंगे। या तो जिसका पूर्व पद अत्यंत छोटा हो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है, या फिर एक ही शब्द दोहरा कर आए, जैसे रातों रात, घड़ी घड़ी, कानों कान, ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं कि ये ट्रिक काम करता है या नहीं करता। देखिए अभी हमने आपको बताया कि या तो यथा आए, या तो प्र आए, या तो प्रति आए, या तो नीर या आ, अन, भर, ये सब शब्द आए तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, जहाँ पे पूर्व पद में ये सब दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति में पूर्व पद यथा है, अर्थात यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह यथासंभव में भी यथा है, यथाविधि में भी यथा है। प्रति दिन, प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म, आ जो है अत्यंत छोटा शब्द है, यहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह भरपेट, भर भी एक उपसर्ग है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। कानों कान, हमने कहा कि जहाँ पर एक ही शब्द दोहरा कर आए वहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ कानों कान है, यानी एक ही शब्द दोहरा कर आया है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह से रातों रात भी एक ही शब्द दोहरा कर आ रहा है तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह निस्संदेह, निस्संदेह भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए प्रति क्षण, प्रति क्या है, उपसर्ग है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आमरण, आ क्या है, उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास होगा। निडर, नी क्या है, अत्यंत छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। एक ही शब्द दोहरा कर आ रहा है, घड़ी घड़ी, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। यथाक्रम, अनजान, यथा साध्य, सादर, ऐसे ही आप समझ लेंगे उन उदाहरणों को कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब अगला जो है वह है कर्मधारय समास, उसको भी हम देख लेते हैं कि कर्मधारय समास के ट्रिक पर उदाहरण उसके काम करते हैं या नहीं। देखिए कर्मधारय समास क्या होगा, कर्मधारय समास में शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि कमल नयन, इसमें नयन शब्द की क्या कही जाती है, विशेषता बताई जाएगी। अब देखिए कैसे आप इसे समझेंगे, ट्रिक कैसे देखेंगे, जब आप कैसे लगा कर देखें और उत्तर मिल जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे कमल नयन, दूसरा पद क्या है, नयन है। अब कैसे लगा कर देखिए कि नयन कैसे हैं, तो उत्तर मिल रहा है कि कमल जैसे हैं, तो उत्तर मिला कि कमल के जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यानी कहता है कि हमेशा दूसरे शब्द में कैसे लगाकर प्रश्न कीजिए, अगर उत्तर आपको प्राप्त होता है तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे कि नयन कैसे हैं, कमल नयन में आप दूसरा पद क्या है, नयन है, अगर नयन में आप प्रश्न लगाते हैं कि नयन कैसे हैं तो उत्तर मिला कि कमल के समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि मृग नयन, मृग नयन में भी आप नयन में प्रश्न लगाकर प्रश्न कीजिए कैसे लगा कि इनकी नयन कैसे हैं, तो आप लिखेंगे मृग के समान है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से नीलांबर, अब देखिए नीलांबर 2 शब्दों से मिलकर बना है, नील प्लस अंबर। अब अंबर में आप प्रश्न लगाइए कैसे, अंबर कैसे हैं, तो प्रश्न मिलेगा कि नीले हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यानी कि जब दूसरे पद में प्रश्न लगाकर, कैसे प्रश्न लगाकर आप उत्तर खोजते हैं और उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नीलकंठ, अब कंठ में कैसे लगा के प्रश्न कीजिए, तो आप पूछेंगे कि कंठ कैसा है, तो नीला है, अर्थात यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास। इसी तरह से कमल नयन, चंद्रमुखी, चरण कमल, क्रोधाग्नि, ऐसे ही बहुत सारे आपको उत्तर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा।
अब अगला और अंतिम देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जहाँ अधिकांश देवी देवताओं के नाम आते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। हमने परिभाषा में भी बताया कि जहाँ पर न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी अन्य की ओर दोनों पद संकेत करते हैं। आप ट्रिक समझेंगे कि जहाँ जिस उदाहरण में अधिकांश देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं वहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, तो किसका पीला वस्त्र था? कृष्ण का। इसी तरह से चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले कौन थे? कृष्ण थे। चक्रपाणी यानी जिनके हाथों में चक्र हो, कौन है? विष्णु। वीणा पाणी जिनके हाथों में वीणा हो, यानी सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ अधिकांश देवी देवताओं के नाम आए, अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे एक नए शीर्षक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।